नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पूर्विना स्टडी चैनल पर। आज बाल विकास सीडीपी का सेकंड क्लास है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 30 प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। इसके पहले भी सीडीपी का पहला क्लास हो चुका है और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो सभी प्रश्न हैं। अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। जब स्कूल क्लास में जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसका क्या तात्पर्य हो सकता है कि बच्चा क्यों फेल हो रहा है। तो पहला है कि बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है। देखिए जहाँ भी याद का आ गया कि याद नहीं किया तो ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है। तो याद वाला रटना, याद करना, केवल शब्द, ये सब आपका निगेटिव शब्द है। तो इसको इग्नोर कीजिए और इसको काट दीजिए। ठीक है, ये ट्रिक है। दूसरा है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तीसरा है व्यवस्था फेल हुई। और चौथा है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पॉजिटिव है। इसका आंसर रहेगा सी। ठीक, व्यवस्था फेल हुई है। मतलब कि यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है या क्लास में मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। अगर कोई उसको बीमारी नहीं है, चाहे मानसिक रूप से पीड़ित भी नहीं है, फिर भी परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका यही मतलब हुआ कि शिक्षा व्यवस्था भी फेल हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दूसरा है रटने को प्रोत्साहित करके। देखिए रटने का शब्द आ गया ना, रटने शब्द आ गया तो ये एक निगेटिव शब्द है, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है। सी है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। और डी है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर इस शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो यही है, दूसरा का आंसर क्या होगा, ये। हम बाल केंद्रित भी फोकस करेंगे। अगर शिक्षण से अधिगम पर बल देने की बात करेंगे तो बाल केंद्रित भी फोकस करेंगे इस पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा का ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तीसरा है कि बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बताइए इसका। ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण चरणों का अवलोकन करना। बी है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। और डी है विस्तृत व्याख्या करना। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ए, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण चरणों का अवलोकन करना। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो सबसे प्रभावशाली होगा। अगर प्रयोगात्मक उसे रूप से कराया जाएगा तो सबसे प्रभावशाली होगा। जैसे छात्रों द्वारा पौधों के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ये सब क्या है। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है। पहला है
कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बी है दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। सी है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। डी है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। शिक्षा का समयसी ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए। यदि क्लास में कोई एक सामान्य छात्र है और एक दिव्यांग छात्र है तो दोनों को शिक्षा एक साथ ही मिलना चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी। इसके पहले विशेष छात्र के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार लाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। पहला है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बी है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सी है सत्य या असत्य, डी है निबंधात्मक प्रश्न। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, सत्य या असत्य। प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर या पूछकर जाना है वाक्य सत्य है या असत्य, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है। ए है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश, बी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, सी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, और डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य ये होता है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में और लचीलापन एवं छात्र को बैठने में व्यवस्था का लचीलापन लाना ही व्यवस्था में समय सारणी प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता होता है। तो छठा का आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षक के विशेष उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। पहला है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, दूसरा है बी प्रश्नों के प्रकार, सी है विश्वसनीयता, और डी है वैधता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। किसी शिक्षक का प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर लें वो। ठीक है, तो सातवां का आंसर क्या होगा, ये होगा। थोड़ा पीडीएफ थोड़ा इधर उधर बन गया है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पीडीएफ कैसा बन गया है, कभी वर्टिकल है कभी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है। पहला है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तरगड़ा नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सकते हैं, ये अप्रासंगिक है। सी है शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं।
डी है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, 8वां का आंसर क्या होगा? इसका होगा सी, शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करें, ये स्वयं करेंगे, स्वयं स्वयं क्रियाकलाप करें, चिंतन करें, तर्क करें, अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित संयोजन करें ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ करें। स्वयं अगर करेंगे तो बच्चे खुद सीखेंगे वो शिक्षा सत्र में, ये दृढ़ विश्वास होता है उनका। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित 9वां का है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। सी है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। डी है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका होगा ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन जो विद्यार्थियों की कमजोरी को पहचान करता है, उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय में शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं क्योंकि वे छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, पहला ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10वां का ये होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीके के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार का अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। जितने भी शिक्षक जानता है, जितने भी तरीका जानता है शिक्षक, वो सभी तरीक़ों को सिखाने के लिए अनुभव मतलब उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों के प्रति। ठीक है, तो 10वां का आंसर क्या होगा? ये हो गया। 11वां प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप प्रश्न भी आते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं, सी टेट में भी आते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन क्या है? ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास का सिद्धांत है सभी का विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र व कभी मंद होती है। शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा। बढ़ाओ क्वेश्चन देखिए, बढ़ाओ क्वेश्चन देखिए, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव विकास को कितने क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक
सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसको ध्यान से देखिए। इसका ए आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, इसका होगा ए। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही उनमें आपस में सामंजस्य की भी स्थापित रहता है और ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। मानव विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक विकास में मानव किसी भी कार्य के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। एक जो शिक्षिका है पाठ्य वस्तु फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और फोर्सों का संकल्पना को सीखते हैं। ये किस पर आधारित है। पहले है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा है पुनर्बलन के सिद्धांत, सी है अधिगम का सक्रिय अनुबंधन और डी है ज्ञान का निर्माण। बताइए इसका क्या है, आंसर क्या है। इसका होगा डी ज्ञान के निर्माण। ज्ञान के निर्माण के अच्छे तरीके से छात्र को मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझा जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूरे ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वह नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ को गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। क्या कारण हो सकता है इसका। ए है सामाजिक दुश्चिंता, बी है संवेदनात्मक, सी है अजनबी, डी है वियोग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा संवेदनात्मक दुश्चिंता। जब बच्चे को उसकी माँ से गोद अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश, उसमें क्या होता है मोहवश संवेदनात्मक उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बी है समाज में बड़ों का सम्मान करना, सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। 15वां का आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा सी सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है। जो शिक्षाकरण करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहार आदि को सिखाता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। सोलहवां रखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी लैंगिक पूर्वाग्रह।
जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी कार्य को वर्ग को वृद्धि दी जाती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक प्रयोगात्मक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? पहले है आनुवंशिक, बी है नैतिक, सी शारीरिक, डी सामाजिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 17 का डी होगा, सामाजिक। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का जिस सामाजिक संस्कृति के में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 का। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को की विभिन्न अधिगम शैलियों की संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित किससे है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, सी है वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से, डी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? यह है बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। क्या करिए? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से होता है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर बहुकारकी होता है। बस ना समझिए, एकांकी न होकर बहुकारकी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला है बैठने की उचित व्यवस्था, बी है शिक्षण अधिगम को संसाधनों का उपयोगिता, सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव प्रकृति, डी है विषय वस्तु में प्रवृत्ता। विषय का आंसर बताइए क्या होता है? इसका आंसर है डी, विषय वस्तु में प्रवृत्ता। शिक्षण जो प्रक्रिया में शिक्षक अपने विषय में प्रवृत्त होता है तो वो शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। साथ ही उसे अन्य विषयों के बारे में सामान्य ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 21 देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी है व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर, डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए, कठोर जो निर्देश है ये निगेटिव वर्ड है, इसको आप काट दीजिएगा। निगेटिव है तो ये ऑप्शन ही कट जाएगा। जहाँ देखिएगा अगर 4 ऑप्शन है उसमें से पहले देखिए निगेटिव वर्ड कौन सा है। जब निगेटिव वर्ड आएगा उसको काटिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर होगा सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। जो कोहलबर्ग के अनुसार जो बच्चों को नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों को परिचर्चा में सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाकर नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, बी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके, सी है वो पढ़ाने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, और डी है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। छोटे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ये है, बच्चों को नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। बी है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। और डी है, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, सरकारी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। सी है विकल्पों को निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? 24 का होगा ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जो इंद्रिय गामक संवेदी प्रग अवस्था जो 2 वर्ष तक माना गया है, इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा, यादी आदि का अनुकरण करता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय, दिशा का विज्ञान होने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था में वो नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि दिखने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। मेरे 25 का मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला है पालन पोषण और शिक्षा का। बी है आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया का। सी है केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है? यह है बी, आनुवंशिकता और वातावरण का। ठीक है, तो 25 का क्या होगा? बी होगा। 26, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है शिक्षार्थी हमेशा समूह में बैठकर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। सी है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। डी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, बच्चों को विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ठीक है, 26 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पीडीएफ थोड़ा इधर उधर बन गया, थोड़ा मोबाइल आपको भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है? पहला है प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और प्राकल्पना का निर्माण करना। 27 बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी। किसी भी प्रकार का समस्या समाधान का पहला जो चरण होता है, समस्या के बारे में जानना होता है और इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? पहला है अनुभविक, बी भावात्मक, सी आध्यात्मिक, डी है व्यवसायिक। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ठीक है, प्रश्न देखिए, सीखने का क्षेत्र बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा बी भावात्मक।
भावात्मक का जो तात्पर्य होता है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं, इसका यह तात्पर्य होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत क्या होता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चा सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। 29 का क्या होगा? आंसर बताइए 29 का। 29 का ये होगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा किसी भी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसमें रुचि खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा उबने लगता है, जिसका आशा है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटियां, जो शिक्षार्थी होते हैं प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटियां की ओर संकेत करती है। पहला, वो सीखते हैं। दूसरा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। सीखने की अनुपस्थिति और शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है वो सीखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटियां की ओर संकेत करती है तो सीखते हैं। तो आज के लिए ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ PDF वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गए हैं, जिसका मोबाइल आपको भी थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन आप इससे विचलित मत होइए, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको EVS के प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैथ के भी आएंगे और हिंदी के भी प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न सभी चैप्टर से आएंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, इस प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं और इसको समझने को मिलता है कि किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो रोनिया स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।